ताम्रदुर्ग का शाप। 16वीं शताब्दी का भारत, जहां आस्था और आध्यात्मिकता जीवन का मूल आधार थे और राजसत्ता केवल तलवार से नहीं बल्कि धर्म, सत्य और परंपराओं से चलती थी। हिमालय की तलहटी में स्थित था एक रहस्यमयी राज्य, ताम्रदुर्ग, जिसकी चर्चा केवल उसकी भव्यता के लिए नहीं बल्कि एक भूतिया रहस्य के लिए भी होती थी। राज्य के शासक थे महाराज आदित्य वर्मा, धर्मनिष्ठ, योगी प्रवृत्ति वाले और न्यायप्रिय। वे शरीर पर रेशमी केसरिया पंचांग वस्त्र पहनते थे, कमर पर सोने की कटी, कमरबंद और माथे पर गाढ़ा रक्त चंदन का तिलक लगाते थे। उनका मुकुट नागों की आकृति से सुशोभित था, जो शिव भक्ति का प्रतीक था। रानी विलासिनी देवी, एक अद्वितीय सौंदर्य की प्रतिमूर्ति, सदैव लाल कांचीपुरम रेशमी साड़ी, कांच की हरी चूड़ियां, चंदन केसर मिश्रित बिंदी और कर्णफूल धारण करती थीं। उनकी चाल में गरिमा और आंखों में कौतूहल की चमक थी। ताम्रविलास महल, जिस पर पूरा राज्य गर्व करता था, लाल बलुआ पत्थरों से बना, महाद्वार पर गजों की प्रतिमाएं और अंदर हर कोने पर देवी देवताओं की चित्रकला। परंतु इस भव्यता के मध्य छिपा था एक शापित खंड, महल का पश्चिमी प्रकोष्ठ, जिसे सभी विरक्त कक्ष कहते थे। उस कक्ष के द्वार पर ब्राह्मी लिपि में खुदा था, जहां सत्य छुपाया जाए वहां मृत्यु नहीं, भटकाव जन्मता है। एक दिन आषाढ़ की पूर्णिमा की रात्रि थी। चंद्रमा पूर्ण प्रकाशित था, पर हवाओं में कुछ विचित्र सी कंपी थी। रानी को रात्रि में एक विचित्र स्वप्न आया। एक स्त्री, जिसकी आंखें अग्नि सी जल रही थीं, बार बार कह रही थी, मेरा बालक कहाँ है? सत्य को कब स्वीकारोगे? रानी विलासिनी ने स्वप्न की बात महाराज को बताई। महाराज ने राजपुरोहित गर्गाचार्य को बुलाया, जो श्वेत वस्त्र, जटाई और हाथ में ताम्र पात्र लेकर आते थे। उन्होंने ध्यान लगाकर कहा, महाराज, यह केवल स्वप्न नहीं, यह किसी भटकी आत्मा का संकेत है। पश्चिमी कक्ष में कुछ ऐसा है जो प्रकाश में आना चाहता है। महाराज ने निर्णय लिया कि वे अपने पुत्र राजकुमार भानु प्रताप के साथ उस कक्ष की रात्रिकालीन यज्ञ विधि से जांच करेंगे। राजकुमार, जो वीर और तेजस्वी था, पीतांबर वस्त्र, शिव मुद्रिका और कमर में कटार धारण करता था। रात के तीसरे पहर वैदिक मंत्रों के साथ कक्ष खोला गया। एक भीषण ठंडी हवा का झोंका निकला। दीपक अपने आप बुझ गए। दीवारों पर रक्तवर्ण आकृतियां उभर आईं, एक रानी, एक शिशु और एक तलवारधारी छाया। कक्ष के मध्य एक प्राचीन झूला था, जिसके नीचे से एक ताम्रपत्र निकला। उसमें लिखा था, रक्त से बहिष्कृत सत्य कभी विलीन नहीं होता, उसे केवल स्वीकार किया जा सकता है। गर्गाचार्य ने बताया कि 70 वर्ष पूर्व ताम्रदुर्ग में एक दुर्घटना हुई थी। राजा के छोटे भाई राजकुमार चंद्रकेतु पर षड्यंत्र का आरोप लगा और उसकी पत्नी रानी यशोवती ने पुत्र के साथ आत्मदाह कर लिया। परंतु सच्चाई यह थी, उनका पुत्र बच गया और किसी साधु ने उसे हिमालय की गुफाओं में पाला। वह बालक ही ताम्रदुर्ग का असली उत्तराधिकारी था। उसकी माता रानी यशोवती की आत्मा अब तक न्याय चाहती है, ऐसा गर्गाचार्य ने बताया। उसी रात जब राजकुमार भानु प्रताप ने कक्ष के ताम्रपत्र को स्पर्श किया, उसकी हथेली पर त्रिशूल चिन्ह उभर आया। यह चिन्ह केवल ताम्रवंश के प्रथम शासक आर्षिवर्मा के वंशजों में आता था। रानी विलासिनी के चेहरे पर आश्चर्य था। महाराज ने गर्गाचार्य से स्पष्टता मांगी। उन्होंने बताया, भानु प्रताप ही चंद्रकेतु और यशोवती का पुत्र है। महाराज आदित्य वर्मा ने उसे राज्य संकट से बचाने के लिए गोद लिया था। अगली पूर्णिमा को यज्ञ रचा गया। सप्तर्षियों के नाम से आहुति दी गई। हवन कुंड की ज्वालाओं से एक स्त्री आकृति निकली, रानी यशोवती की आत्मा। उसने कहा, मैं अब मुक्त हूँ, मेरा पुत्र न्याय पा चुका है। और फिर एक दिव्य प्रकाश से वह आत्मा विलीन हो गई। महाराज आदित्य वर्मा ने सभा बुलाकर घोषणा की, राजकुमार भानु प्रताप ही ताम्रदुर्ग का योग्य उत्तराधिकारी है, शौर्य, सत्य और संस्कार से युक्त। पश्चिमी कक्ष अब सत्य स्मृति कक्ष कहलाया। वहां हर पूर्णिमा को दीप प्रज्वलित होते हैं और गुरुकुलों के विद्यार्थी वहां धर्म, न्याय और इतिहास का अध्ययन करते हैं। ताम्रदुर्ग में अब भी वो झूला है और कहते हैं, यदि कोई झूठ बोले तो झूले से एक सांकल की आवाज आती है, मानो कोई कह रहा हो, सत्य का अंत नहीं, केवल विलंब होता है।